अ, ठीक है, तो शुरू करते हैं किधर से हम। ग्रैन्युलेशन टिश्यू की माइक्रोस्कोपी में क्या दिखता है हमें? ब्लड वेसल दिखते हैं न्यूली फॉर्म, जो कि एक लूज सी मैट्रिक्स में होंगे, उसके साथ साथ न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट वगैरह भी होंगे। और ग्रैन्युलोमा इज नॉट वेस्कुलराइज्ड, क्योंकि उसमें कोई एंजियोजेनेसिस नहीं होती। ग्रैन्युलेशन टिश्यू इज हाईली वेस्कुलराइज्ड। और ग्रैन्युलोमा के ग्रोथ फैक्टर क्या होता है? साइटोकाइंस, और उसमें होता है एंजियोजेनिक और फाइब्रोजेनिक ग्रोथ फैक्टर। फिर हम आते हैं HPV पे। HPV क्या है? फर्स्ट वायरस, मतलब कि किसी भी ह्यूमन ट्यूमर में जो हमने पहला वायरस आइडेंटिफाई किया था, दैट वाज HIV। ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर में रेप्लिकेट करते हैं। एंड इसमें क्या है कि जो ये HPV है, हाँ, इसे हम याद करेंगे। सबसे पहले तो HPV के ना काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 45, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइप है। तो वो सब अलग अलग तरह के HPV से एसोसिएटेड है, जैसे कि लो रिस्क हो गया, हाई रिस्क हो गया, या कोई भी कंडीशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 5 से। तो 5 वाला इज़ एसोसिएटेड विद ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन। जैसे ये है ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन, जैसे कि एपिडर्मोडिस्प्लासिया। 5 के बाद हम आते हैं 6 पे। 6 होता है लो रिस्क वाला, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद जेनाइटल वॉर्ड्स। 6 के बाद आते हैं 16 पे। तो 6 एक आगे एक लगाते हो तो 16, ये होता है हाई रिस्क, और ये हमें दिखता है इन्वेजिव सर्वाइकल कैंसर में। और फिर जो हाई रिस्क है, इट इज़ ऑल्सो सीन इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, या फिर डिस्प्लासिया ऑफ बाकी साइड, जैसे कि एनस, पेरीएनल रीजन, वेजाइना, वल्वा वगैरह वगैरह। हाँ, तो हमें याद रखना 5 6 16 याद रख लो। मैकेनिज्म क्या है कि जब हाई रिस्क HPV से इन्फेक्शन होता है, तो वायरल DNA इज इंटीग्रेटेड टू जो टारगेट एपिथेलियल सेल होते हैं। जब वायरल DNA इंटीग्रेट हो जाता है, तो क्या होगा कि जो वायरस के अंदर अपना एक रिप्रेसर होता है E2, और ऑन्कोप्रोटीन्स होते हैं E6 और E7। E2 का लॉस हो जाएगा, और E6 और E7 का ओवर एक्सप्रेशन हो जाएगा ड्यू टू जेनोमिक इंस्टेबिलिटी। अब क्या होगा कि जो ये E6 और E7 है, ओंकोप्रोटीन है, इनका एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है टुवर्ड्स द टारगेट होस्ट सेल। तो ये अब अपना वो पैथोजेनेसिस सारी शुरू करेंगे। E6 का अपना अलग होता है, E7 का अलग होता है, 2 याद करने हैं। E6 क्या करेगा? P53 को डिग्रेड कर देगा, और P53 क्या? ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन विल बी डिग्रेडेड, तो ट्यूमर बढ़ जाएगा, ठीक है। और E7 क्या करता है? वो P53 को भी इनहिबिट करता है, साथ में वो रेटिनोब्लास्टोमा को भी इनहिबिट करता है। RBB क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो इसमें बस ये 2 चीज़ें याद रखनी है। को-फैक्टर्स क्या होते हैं? सिगरेट स्मोकिंग, इम्यूनोसप्रेशन, अदर इन्फेक्शंस, हार्मोनल चेंजेस, या फिर डाइटरी डेफिशिएंसी, ठीक है। फिर हम आते हैं आर्टीरियल थ्रोम्बस के रिस्क फैक्टर पे। तो कुछ मॉडिफाइबल होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, फिर अदर्स होते हैं। मॉडिफाइबल में है हमारा डिसलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस, सिगरेट स्मोकिंग, इनएक्टिविटी, इन्फ्लेमेशन। तो ये मॉडिफाइबल में अदर वाले भी आ सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, हॉर्मोन्स, अल्कोहल कंजप्शन वगैरह। नॉन मॉडिफाइबल में है एज, इंक्रीजिंग एज से बढ़ता है, सेक्स, मेल्स आर कॉमनली अफेक्टेड, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर, स्ट्रेस, एंड वाइट्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड। उसके अलावा इन्फेक्शन हो सकता है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर होमोसिस्टिन्यूरिया हो सकता है। तो ये हमारे रिस्क फैक्टर फॉर आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। फिर हम आते हैं रिकेट्स में स्केलेटल चेंजेस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, रिकेट्स आ सकता है। और रिकेट्स में क्या है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और रिकेट्स का प्राइमरी डिफेक्ट क्या है? सबसे पहला तो ये कि बोन की मिनरलाइजेशन में इंटरफेरेंस होती है, और दूसरा एंडोकॉन्ड्रल और इंट्रामेम्ब्रेनस बोन ग्रोथ इज डीरेंज्ड। स्केलेटल चेंजेस को हम याद रख सकते हैं रिकेट्स नाम से ही। आर से होता है रेकाइटिस रोजरी। वो क्या होता है? डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट ड्यू टू कार्टिलेजिनस ओवरग्रोथ। फिर है आई से पिजन चेस्ट,
पिजन चेस्ट की होती है क्योंकि स्टर्नम की एंटीरियर प्रोट्रूजन उससे हो जाती है। सी से है क्रेनियोटेबिस। क्रेनियोटेबिस क्या अर्लीस्ट लीजन है, ये मेम्ब्रेनस बोन में दिखता है और स्कल अपीयर स्क्वायर एंड बॉक्स लाइक। के से है नोकनीस, क्योंकि जो एंड्स होते हैं लोअर लिम्ब की बोन्स के वो एनलार्ज हो जाते हैं। ई से है वही एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स वाइड हो जाएंगे। टी से है टीथ में इफेक्ट करके उनका डिलेड इरप्शन होगा। एस से है स्कल में फ्रंटल बोजिंग होती है। ठीक है, फिर हम आते हैं कॉजेज ऑफ मैक्रोसिटिक एनीमिया और विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया की लेबोरेटरी फाइंडिंग्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब भी B12 या फोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो DNA सिंथेसिस विल बी इम्पेयर्ड, जिसकी वजह से जो हिमाटोपोएटिक प्रीकर्सर्स है वो एबनॉर्मल होंगे। ठीक है, उसके बाद है कि हाँ न्यूक्लियस की मैच्योरेशन इज डिलेड एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म। कोज दो होते हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और फोलेट डेफिशिएंसी। दोनों में इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक हो सकती है। इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक किसमें होती है? वेजिटेरियंस में, ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स में, और फोलेट की अल्कोहलिक्स में, टीनेजर्स में, इन्फेंट ओल्ड एज या पोवर्टी में। फिर है माल एब्जॉर्प्शन। माल एब्जॉर्प्शन में गैस्ट्रिक कॉज है, इंटेस्टिनल कॉज है। इंटेस्टिनल कॉज दोनों में सेम है, ट्रॉपिकल स्प्रू, कोन डिसीज। और गैस्ट्रिक कॉज माल एब्जॉर्प्शन में है हमारा पर्नीशियस अनीमिया, गैस्ट्रेक्टमी और लॉस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सेसिव डिमांड हो सकती है जैसे प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, इन्फेंसी में, पैथोलॉजिकली मेलिग्नेंसी में, टीबी में, आरए में, या फिर यूरिनरी लॉस बढ़ रहा है जैसे कि लीवर डिजीज में या CHF में। फिर अगर इनहिबिटर्स ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ले रहे हैं जैसे कि मेथोट्रेक्सेट है, अल्कोहल है, तो उसमें भी हो जाता है, या फिर एंजाइम की डेफिशिएंसी है कंजेनिटल तो उसमें भी हो सकता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस कोई भी हिमाट का आया, CBC लिखना है, PBS लिखना है, बोन मैरो लिखना है। CBC में क्या है कि जो मतलब इसका जो मतलब इसमें तो पैनसाइटोपिनिया है, RBC कम, हीमोग्लोबिन, TLC, प्लेटलेट सब कम, लेकिन क्योंकि मैक्रोसिटिक है और मतलब सब कुछ वो है तो MCV बढ़ा हुआ होगा, MCH बढ़ा हुआ होगा। लेकिन MCHC क्योंकि MCV MCH दोनों बढ़े हैं तो MCHC विल बी नॉर्मल। रेटिकुलोसाइट कैन बी डिक्रीज और नॉर्मल, तो पैनसाइटोपिनिया होता है। PBS में मैक्रोसाइटोसिस है और एनाइजोपोइकिलोसाइटोसिस है, मतलब शेप अजीब सी है, वेरिएबल इन साइज है, टीयर ड्रॉप सेल दिखते हैं हमें, और HJ बॉडी स्कैबर्ड रिंग, ये तो सब कुछ वही जो हिस्ट्री में हमने देखा था। बोन मैरो इज हाइपर सेल्यूलर, मेगालोब्लास्ट दिखेंगे, एरिथ्रोइड प्रीकर्सर सेल दिखेंगे और एबंडेंट आयरन दिखता है। मेगा कार्योसाइट तो मतलब जितने भी प्रीमेच्योर सेल है सबको दिखेगा, बैंड सेल दिखेगा, आयरन को हम स्टेन कर सकते हैं प्रूशियन ब्लू। तो जैसे 2019 में आया था हमारा ALL, तो इसमें है CML, सब कुछ सेम है, बस वो सेल का नाम चेंज करना है। इसमें क्रोनिक है तो मैच्योर सेल बड़े हुए दिखेंगे, बाकी इसमें अलग ये है कि सी ब्लू हिस्टियोसाइट दिखते हैं। ठीक है, और कुछ इसमें है नहीं। हाँ, इसमें ये है कि जो हमारे CML है तो माइलोइड सेल जब बढ़ते हैं तो वो B12 और विटामिन B12 को बढ़ा देता है, तो B12 बढ़ जाएगा और विटामिन B12 की बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। याद क्या करना है इसमें? हाँ, लैब स्कोर डिक्रीज हो जाता है CML में, जो कि इसे डिफ्रेंशिएट करता है ल्यूकोमेट रिएक्शन में जिसमें ये बढ़ जाता है। फिर हम आते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक पे। मिनट, सेप्टिक शॉक की पैथोजेनेसिस में क्या आता है? सबसे पहले तो इसी से देखते हैं हम कि जो भी हमारे माइक्रोबियल प्रोडक्ट होते हैं जैसे पैम्प और डैम्प, ये एक तो एंडोथीलियल की एक्टिवेशन करेंगे, फैक्टर 12 को रिलीज कराएंगे, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करेंगे, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट एक्टिवेशन करेंगे। तो फैक्टर 12 की एक्टिवेशन करके ये प्रोकोएगुलेंट है तो एक प्रोकोएगुलेंट सा स्टेट बना देंगे, और फिर कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करके, एंडोथीलियल एक्टिवेशन करके एंटी फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स बढ़ा देंगे, इंटरल्यूकिन्स वगैरह सारे बढ़ा देंगे, मतलब मीडिएटर सारे बढ़ा देंगे ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। और जो न्यूट्रोफिल वगैरह की एक्टिवेशन करके ये क्या करेंगे, ये इंटरल्यूकिन से बढ़ाएंगे जिसकी वजह से इम्यूनोसप्रेशन होगी, सिस्टमिक इफेक्ट्स आएंगे जैसे फीवर वगैरह, और एंडोथीलियल जो मीडिएटर्स थे वो वेजोडाइलेशन करवाएंगे, परमेबिलिटी बढ़ाएंगे, और एंटी फिब्रोनोलिटिक और
प्रोकोएगुलेंट चीज़ों से DIC हो जाएगी, तो इन सब से क्या होगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम क्या होता है कि जब कोई ट्यूमर बिना मेटास्टेसिस किए डिस्टेंट इफेक्ट दिखाता है, उसे कहते हैं पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम। इसे कहते हैं डिस्टेंट सिस्टमिक इफेक्ट दैट आर अनरिलेटेड टू मेटास्टेसिस। तो जैसे कि हम यहाँ से इसका एग्जांपल से ही करते हैं कि जैसे अगर क्या हो रहा है कि कहीं पे ट्यूमर हुआ और उस ट्यूमर ने पैराथोर्मोन को सिक्रीट करवाया, तो हाइपरकैल्सीमिया आ जाएगा। तो हाइपरकैल्सीमिया, अब वो ट्यूमर तो अपनी जगह पर ही है, तो वो कहीं पे गया नहीं, उसने मेटास्टेसिस नहीं किया, फिर भी पूरी बॉडी में हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है। वैसे ही अगर ACTH बढ़ा दिया तो कशिंग सिंड्रोम, सेरोटोनिन बढ़ा दिया तो कार्सिनोइड सिंड्रोम। अगर ऐसा ही कोई इम्यूनोलॉजिक कुछ मतलब बढ़ा दिया तो मायस्थेनिया ग्रेविस हो जाएगा। और अगर मतलब रीनल वीन थ्रोम्बोसिस को बढ़ा रहा है किसी भी मैकेनिज्म से तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा। एल्ब्यूमिन को कम आ रहा है तो माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो सारा वही है। क्लिनिकल फीचर क्या आता है किसी भी पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम के, तो हमें से ऊपर मतलब हमारे जैसे सबसे ऊपर क्या सर है, तो मेमोरी लॉस हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, डिमेंशिया सीजर्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारा मुंह आता है तो स्वेलिंग में डिफ़िकल्टी, फिर मुंह के बाद मतलब इधर सारे मसल आते हैं तो मसल टोन डिक्रीज हो जाएगी, फिर पैर आते हैं तो डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग। तो ये 4 हम याद कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ब्लड कंपोनेंट्स पे। ब्लड कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि जब भी हम ब्लड मतलब कोई डोनेट करता है और हम उसे रिसीव करते हैं तो हम पूरा ब्लड लेते हैं एक कोएगुलेंट में। ब्लड बैंक में जाके क्या होता है, हम उसे ब्लड कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो ब्लड कंपोनेंट्स 4 होते हैं, RBC, प्लेटलेट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायोप्रेसिपिटेट। अब हम इसे कैसे निकालते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। सबसे पहले स्पीड कम रखेंगे तो पैक्ड RBC साइड में निकल जाएंगे, क्या बच जाएगा, प्लाज्मा रिच प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। फिर हम दोबारा से उसकी ये करेंगे, क्या कहते हैं इसे, सेंट्रीफ्यूगेशन की थी, सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, स्पीड बढ़ा देंगे तो प्लेटलेट्स निकल जाएगी, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा अलग से बच जाएगा। अब इस फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा की हम थॉइंग करेंगे और फिर से सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो हमें क्रायोप्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है इन सब की, RBC हम कब देते हैं, जब हमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी हो, अनीमिया के पेशेंट में देंगे, नॉर्मोवोलीमिक पेशेंट में, और 1 यूनिट RBC से हम 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। फिर है प्लेटलेट क्यों देंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या हेमरेज में, और 1 यूनिट से 5000 to 10,000 बढ़ जाएंगी। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कब देंगे, जब प्लाज्मा प्रोटीन देने हो या कोएगुलेशन फैक्टर देना हो, जैसे कि ITP TTP में 1 यूनिट से 2% बढ़ जाएगा कोएगुलेशन फैक्टर्स। और क्रायोप्रेसिपिटेट में इनसोल्यूबल प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, फिब्रिनोजन है, फैक्टर 8 है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है, तो वॉन विलिब्रेंट डिसीज़ में दे सकते हैं, और जिनको फिब्रिनोजन चाहिए उन्हें दे सकते हैं, जैसे A फिब्रिनोजेनिनिया में, और 1 यूनिट से 80 इंटरनेशनल यूनिट बढ़ जाएंगी। फिर हम आते हैं डाउन सिंड्रोम में। तो पिछले वाले हमने कौन सा किया, नाइमन-पिक डिसीज़ किया, इसमें हम करेंगे डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है 21 क्रोमोसोम की, मोस्ट कॉमन एबनॉर्मैलिटी है। मैटर्नल नॉन डिस्टिंक्शन से होगी कि मैटर्नल में 2 क्रोमोसोम लगे रहेंगे, एक बार से आ जाएगा। एपिडेमियोलॉजी क्या है, मैटर्नल एज बढ़ती जाएगी तो इसके चांस भी बढ़ते जाते हैं। फीचर्स क्या है, फीचर्स हम इधर से ही कर लेते हैं। ब्रॉड फ्लैट फेस है और स्लैंटिंग आइज है, शॉर्ट नोज है, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स है, और स्मॉल पैलेट है, डेंटल एनोमलीज है, कंजेनिटल हार्ट डिसीज है, वाइडली स्पेस्ड टोस है, एबनॉर्मल पेल्विस है, अम्बिलिकल हर्निया, ब्लॉकेज, एक रिब की एब्सेंस हो सकती है, और स्किन में रिजेस दिखेंगी, पाम क्रीज दिखती है, फिंगर टिप्स पे लूप्स दिखते हैं, ईयर्स आर एबनॉर्मल्स और बैक ऑफ हेड इज़ फ्लैट। डायग्नोसिस हम एंटीनेटल स्क्रीनिंग कर सकते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर हम ट्रिपल टेस्ट और क्वाड्रिपल टेस्ट कर सकते हैं। इन्वेजिव क्या होता है, हम एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, और फर्स्ट में हम कोरियोनिक विलाई की सैम्पलिंग कर सकते हैं।
फिर हमारा हीमोफीलिया पे, तो पहले हमने वॉन विली ब्रांड किया था, इसमें हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में कोएगुलेशन डिसऑर्डर है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ए हो सकता है, बी हो, अब हीमोफीलिया तो देखो ए बी सी तीनों होते हैं। ए को क्लासिकल कहते हैं, बी को क्रिसमस कहते हैं, सी को सी कहते हैं, और वॉन विली ब्रांड डिसीज़ को भी इसी में हम ऐड कर देते हैं। ए को पढ़ेंगे, ए में फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी है, F8 जीन की म्यूटेशन होती है, तो ये कम हो जाएगा। एक्स लिंक्ड डिसीज़ है, तो इसमें हमने हीमोफीलिया सी इन्होंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑटोसोमल रिसेसिव होता है वो, और ये बाकी सारे क्या है, एक्स लिंक्ड है। और मोस्टली मेल्स में होता है, फीमेल्स कैरियर होती है। क्लिनिकल फीचर क्या है, फैक्टर नंबर 8 नहीं है, तो ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आफ्टर ट्रोमा और इंजरी, हीमार्थ्रोसिस, हिमाटोमास वगैरह होंगे। लेबोरेटरी फाइंडिंग में कोएगुलेशन टाइम विल बी प्रोलॉन्ग। अब ये जो हमारा फैक्टर नंबर 8 है, ये इंट्रिंसिक पाथवे में यूज़ होता है, तो इसलिए APTT बढ़ जाएगा, लेकिन PT विल बी नॉर्मल। कन्फर्मेटरी टेस्ट है, फैक्टर 8 का ऐसे करेंगे, साइटोजेनेटिक्स देखेंगे, एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट है, फैक्टर 8 को रिप्लेस कर देंगे। हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी है, ये लेस कॉमन है, और इसमें हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं या फिर फैक्टर 9 दे सकते हैं। फिर है रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस, जो हमने पहले पढ़ा था, दैट वाज एक्यूट रेडिएशन इंजरी, ये हमारा रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस। तो रेडिएशन दो तरह की है, यूवी लाइट और आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है, और मतलब कि बहुत ही लंबे समय तक एक्सपोजर होना चाहिए जिसकी वजह से कोई म्यूटेशन होगी। एंड जो रेडिएशन है ये को कार्सिनोजन का इफेक्ट बढ़ा सकती है, और इनमें भी 3 स्टेजेस है, जैसे पहले इनिशिएशन होगी, फिर प्रमोशन होगी और फिर प्रोग्रेशन होगी। पहले हम यूवी लाइट का पढ़ते हैं, फिर हम आयनाइजिंग रेडिएशन का पढ़ेंगे, ठीक है। यूवी लाइट का सोर्स क्या है, सनलाइट है, यूवी लैम्प्स है, वेल्डर्स है। यूवी लाइट क्या करता है, सिर्फ एपिडर्मिस तक पेनिट्रेट करती है यूवी लाइट, और मतलब हाँ, जितना ज़्यादा मेलेनिन की पिगमेंटेशन होगी उतनी कम पेनिट्रेशन होगी। अगर यूवी लाइट से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, इट कैन लीड टू स्किन का कैंसर, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा या फिर मेलेनोमा। मैकेनिज्म क्या है कि यूवी रेडिएशन एपिडर्मिस में आके म्यूटेशन करवाती है, या फिर सेल डिवीजन को इनहिबिट करवा सकती है, एंजाइम को इनएक्टिवेट करवा सकती है, या सेल डेथ करवा सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये क्या करती है, DNA में पिरिमिडीन डाइमर्स बनवा देती है, और नॉर्मली ये जो डाइमर्स वगैरह बन रहे हैं या जो भी ये म्यूटेशन हो रही है, ये DNA रिपेयर मैकेनिज्म से ठीक हो जाती है, लेकिन जो प्री डिस्पोज पेशेंट है या जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज है सनलाइट के, उनमें ये डैमेज रिपेयर नहीं होती। एग्जाम्पल है ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, तो ये प्री डिस्पोज होता है स्किन कैंसर से, ऐसे ही ब्लूम सिंड्रोम है और फेंकोनी सिंड्रोम है। आयनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे, अल्फ़ा, बीटा, गामा रे सभी आते हैं, मोस्टली ल्यूकेमिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और जितना ज़्यादा डोज होगा उतना ज़्यादा इसका रिस्क बढ़ेगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये डायरेक्टली सेल के DNA को ऑल्टर कर सकते हैं और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बना सकते हैं जो DNA को डैमेज कर देगा, जिससे कि म्यूटेशंस होंगी तो क्रोमोसोम की ब्रेकेज हो जाएगी, पॉइंट म्यूटेशन हो सकते हैं, ट्रांसलोकेशन हो सकते हैं। इफेक्ट डिपेंड करता है टाइप पे, डोज पे, फ्रीक्वेंसी वगैरह पे। बाकी ये सब कुछ हमने वो एक्यूट रेडिएशन इंजरी में बाकी हो जाएगा। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की पहले हम पैथोजेनेसिस देखते हैं। जब भी इनिशियल कांटेक्ट होगा विद एंटीजन, IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। IgE एंटीबॉडी अब मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के ऊपर जो रिसेप्टर है उसे बाइंड करेगी, और फिर जो मास्ट सेल्स है वो एक्टिवेट होके डिग्रैनुलेट हो जाएंगे और मीडिएटर्स को रिलीज़ करेंगे। ये किसमें सेम पैथोलॉजी किसकी होती है, एस्थमा की। तो हाइपर सेंसिटिविटी स्टेट, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, स्टेट ऑफ इमीडिएटली डेवलपिंग और एनाफाइलेक्टिक टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन टू विच द इंडिविजुअल इज प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड। विद इन 15-30 मिनट से हो जाता है, इसे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी कहते हैं। जेनेटिक है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट हो सकते हैं और फैक्टर्स हो सकते हैं, IgE मीडिएटेड होता है।
मीडिएटर्स क्या प्राइमरी होते हैं सेकेंडरी होते हैं? प्राइमरी अर्ली रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंडरी लेट के लिए। प्राइमरी में आता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, एडिनोसिन, सेकेंडरी में आता है ल्यूकोट्राइन, साइटोकाइंस। एग्जाम्पल इज एस्थमा, हे फीवर, फूड एलर्जी, कोई भी ड्रग से एनाफाइलेक्सिस होना। फिर हम आते हैं ल्यूकोमोइड रिएक्शन पे। तो ल्यूकोमोइड रिएक्शन जैसे हमने ल्यूकोमोइड रिएक्शन में क्या होता है कि ल्यूकोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये कोई मैलिग्नेंसी नहीं होती, किसी इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा ल्यूकोसाइटोसिस हो जाती है। ल्यूकेमिया के जैसा ही दिखता है लेकिन ल्यूकेमिया नहीं होता। क्लिनिकल फीचर वही है ल्यूकेमिया। अच्छा नहीं, इसमें क्या है कि जो नॉर्मली ल्यूकेमिया के फीचर्स होते हैं जैसे हेमरेज, स्प्लीनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी, वो इसमें नहीं होती। तो ल्यूकेमोइड रिएक्शन में या तो ये माइलोइड हो सकता है या फिर ये लिम्फोइड हो सकता है। और माइलोइड को हम याद रख सकते हैं MPS से। तो इन्फेक्शन में इट कैन बी मेनिंजाइटिस, प्लाग या स्टाफ इन्फेक्शन। फिर बॉन्स वगैरह से हो सकता है, मेलिग्नेंसी से हो सकता है। लेबोरेटरी फाइंडिंग में सेम हमें वही लिखने की ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगी, इमेच्योर सेल्स दिखेंगे क्योंकि ल्यूकेमिया जैसा ना। और ढोले बॉडीज दिखती है इसमें, नैप स्कोर बढ़ जाता है इसमें भी। मतलब हाँ, इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। बाकी अनीमिया, प्लेटलेट, बाकी सब कुछ मतलब वही है, अनीमिया, प्लेटलेट काउंट देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। लिम्फोइड में हम याद रख सकते हैं LOC से, तो साइटोमेगालोवायरस से होता है ये, पर्टुसिस से होता है, मीजल से होता है, मैलिग्नेंसीज में भी होता है। और लैब में वही ल्यूकोसाइटोसिस है लेकिन इससे कम है, माइलोइड वाले से कम होगी। फिर है HIV में और T सेल कम क्यों होते हैं, ठीक है। हाँ, तो HIV में T सेल डिप्लीशन का मैकेनिज्म क्या है, ये हम याद रख सकते हैं बिगड़ से, ठीक है। B से है, एक मिनट, हाँ, B से है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बडिंग होती है। बडिंग होती है ना, वायरस जब निकलता है तो बडिंग कर देता है, तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है T सेल की। I से है कि इन्फ्लेमेजोम को ये स्टिम्युलेट करते हैं जिसकी वजह से पैरोप्टोसिस हो जाती है। G से है कि ये जाइंट सेल, मतलब जो HIV इन्फेक्टेड T सेल्स है ये जुड़ के जाइंट सेल बना देते हैं, और जाइंट सेल का मतलब वो क्या आती है, जाइंट सेल की फेट होती है एपोप्टोसिस। A से क्या है हमारा, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाना। D से है कि डायरेक्टली जो वायरस है वो T सेल्स को मार देता है। तो ये इसके 5 मैकेनिज्म है जो हम बिगड़ से याद रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे 2। आगे अभी करना है या बाद में करना है? बता दो, अभी करना है बाद में करना है? अभी कर लेते रवनीत। ठीक है, तो हम 2017 के आते हैं। इसमें हाँ, ऑब्स्ट्रक्टिव है और हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस है, ठीक है। तो ये आसानी है, बायोकेमिस्ट्री वाला है। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या आता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो इसलिए लीवर तो सब कुछ ठीक है, तो कॉन्जुगेट तो हो रहा है बिलिरुबिन, लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रहा, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा, तो इसलिए वो प्लाज्मा में बढ़ जाएगा कॉन्जुगेटेड। हिपैटोसेल्युलर में क्या है, लीवर में ही दिक्कत है, तो अनकॉन्जुगेटेड भी आ रहा है और कॉन्जुगेटेड भी बन रहा है, तो दोनों ही बिलिरुबिन हमें प्लाज्मा में दिखेंगे। तो वॉन्डरबर्ग टेस्ट डायरेक्ट पॉजिटिव है क्योंकि डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ रहा है, और हिपैटोसेल्युलर में बाइफेजिक होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या है कि अभी के लिए तो एल्ब्यूमिन कौन बनाता है, लीवर बनाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव में लीवर तो ठीक है, तो एल्ब्यूमिन अभी तो नॉर्मल होगा, लेकिन लेटर स्टेज में क्योंकि लीवर भी अफेक्ट हो जाता है तो इसलिए एल्ब्यूमिन बाद में डिक्रीज होगा। हिपैटोसेल्युलर में अभी डिक्रीज है। ग्लोबुलिन, दोनों में एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन तो नॉर्मल ही है, ऑब्स्ट्रक्टिव में दोनों नॉर्मल है। हिपैटोसेल्युलर में एल्ब्यूमिन कम हो जाता है और ग्लोबुलिन इंक्रीज हो जाता है। तो AG रेशियो ऑब्स्ट्रक्टिव में नॉर्मल होता है और हिपैटोसेल्युलर में डिक्रीज हो जाता है। बाकी जो ALP है, GGT है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव में ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन जो AST है वो किस में, हिपैटोसेल्युलर में ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है।
मतलब कि ALT AST ये तो लीवर के वो है मेन एंजाइम, तो हिपाटोसेलुलर जॉन्डिस है तो वो हिपाटोसेलुलर में ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन जो ALLP है वो ऑब्स्ट्रक्टिव में ज़्यादा बढ़ता है। फिर हम आता है यूरोबिलिनोजन पे। तो अब क्योंकि जो बिलिरुबिन है वो लिवर से एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा, तो यूरोबिलिनोजन बनेगा ही नहीं, सर्कोबिलिनोजन बनेगा ही नहीं, तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव में वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन हिपाटोसेलुलर में डिक्रीज हो जाता है क्योंकि कुछ तो बन रहा है, ठीक है, मतलब कुछ तो एक्सक्रीट आउट हो रहा है। और जो ऑब्स्ट्रक्टिव है इसमें फैट इंक्रीज, फैट दोनों में इंक्रीज हो जाता है। फिर हम आते हैं ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में। हाँ, तो ट्रांसुडेट मतलब देखो, एक्सुडेट की होता है कि जब किसी वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसमें से एक्सुडेट बाहर निकल जाते हैं। ट्रांसुडेट एक पूरा सिस्टमिक, किसी सिस्टमिक इन्फेक्शन की वजह से ये वाली सिक्रीशन होती है, तो इसमें एंडोथेलियल परमेबिलिटी का कोई चेंज नहीं होता। तो एक्सुडेट में क्या होता है, प्रोटीन कंटेंट तो दोनों में लो है, लेकिन एक्सुडेट में फिब्रिनोजन ज़्यादा है और प्रोटीन कंटेंट ट्रांसुडेट से ज़्यादा होता है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक्सुडेट की ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो EI जैसा दिखता है तो इंक्रीज, तो प्रोटीन, फिब्रिनोजन, स्पेसिफिक ग्रेविटी तीनों इसके ट्रांसुडेट से ज़्यादा है। LDH भी इसका ज़्यादा है और ये ज़्यादा एसिडिक है ट्रांसुडेट से। तो हमने बेस का माना 7.3, तो एक्सुडेट का उससे कम है और ट्रांसुडेट का उससे ज़्यादा है। एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसुडेट का मतलब है पूरा सिस्टम में कोई चीज़ हो रही है, जैसे मेलिग्नेंसी, इन्फेक्शन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रॉनिक लिवर डिसीज़। और जो एक्सुडेट है ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, यूरेमिया हो सकता है, MI हो सकता है, एक्यूट रिमेटिक फीवर हो सकता है। फिर ल्यूकोमाइड रिएक्शन और CML हमने दोनों पढ़ लिया, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि रिपीटेड आया है, तो दोनों पढ़ लिए। तो डिफरेंस क्या था, CML क्या है, जेनेटिक है, क्लोनल डिसऑर्डर है, मतलब नियोप्लाजिया एक ल्यूकोमाइड रिएक्शन की वजह से होता है। TL से CML में 50,000 से ज़्यादा हो जाता है, ल्यूकोमाइड में ज़्यादा होता है लेकिन 50,000 से कम। इमेच्योर सेल CML में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ल्यूकोमाइड। टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स और ढोले बॉडी ये ल्यूकोमाइड में होते हैं। और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम CML में होता है क्योंकि इसमें ट्रांसलोकेशन होती है 922 में, और प्लेटलेट CML में बढ़ जाती है, ल्यूकोमाइड में ऑलमोस्ट नॉर्मल रहती है। स्प्लीनोमेगाली CML में होते हैं, तो हमने पढ़ा था ल्यूकोमाइड में ये जो स्प्लीनोमेगाली है, लिम्फेडिनोपैथी, हिपाटोस्प्लीनोमेगाली कुछ नहीं होता। फिर हम आते हैं अमाइलोइडोसिस में प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी इज मोर कॉमन एंड सेकेंडरी इज लेस कॉमन। प्राइमरी मोस्टली किसे अफेक्ट करती है, स्किन को, बावल को, हार्ट, स्केलेटल मसल को। और जो सेकेंडरी है, एज फॉर सेकेंडरी, एज फॉर सॉलिड, तो ये सॉलिड विसरल एब्डोमिनल ऑर्गन को इफेक्ट करती है, जैसे कि लीवर, किडनी, स्प्लीन, एड्रिनल वगैरह, ठीक है। प्राइमरी में अब जो अमाइलोइड डिपॉजिट होता है ये क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन के लाइट चेन, और लाइट चेन में भी लैम्डा वाला, तो इसमें AL की डिपॉजिट होती है। सेकेंडरी में अमाइलोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स की डिपोजिशन होती है, तो हम कहते हैं AA। जो प्राइमरी है ये 40 ईयर्स से ज़्यादा में मेनली होता है, और सेकेंडरी कभी भी हो सकता है। और प्राइमरी में प्राइमरी इज एसोसिएटेड विद प्लाज्मा सेल का कैंसर, जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, B सेल लिम्फोमा, इसीलिए ही प्लाज्मा सेल का कैंसर है तो इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसकी लाइट चेन ज़्यादा हो जाएगी हैवी चेन से, तो लाइट चेन अकुमुलेट होने लग जाएगी। सेकेंडरी इज एसोसिएटेड विद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। और आफ्टर ट्रीटमेंट अगर हम पर मैंगनेट के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो प्राइमरी में कोंगोफीलिया परसिस्ट करता है और सेकेंडरी में ये डिसअपियर हो जाता है। फिर हम आते हैं क्लाइनफेल्टर पे। तो जेनेटिक 2 हो गए, नाइमन-पिक, डाउन्स और अब क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर में हाँ, मेल हाइपोगोनाडिज्म है। क्यों, क्योंकि X क्रोमोसोम एक से ज़्यादा है, Y तो है, Y है तो मेल है, लेकिन X एक से ज़्यादा है तो मेल हाइपोगोनाडिज्म हो जाता है। इसमें सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, डाउन्स में 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी थी। पैथोजेनेसिस क्या है कि कोई भी एक, मतलब Y तो हो गई, Y के अलावा X मतलब एक्स्ट्रा हमें मिल जाएगा। तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, क्लासिकल क्या है, XXY, और उसके अलावा
46 क्रोमोसोम हो सकते हैं, या फिर 47 के अलावा एक और XY हो सकता है, तो X बढ़ रहा है, XXY है, तो ऐसे ही मतलब ट्रिपल XY हो सकता है। तो ये सारे अलग अलग है। क्लिनिकल फीचर क्या है, मेल में होगा, हाइपोगोनाडिज्म इनफर्टिलिटी होगा, लॉन्ग आर्म एंड लॉन्ग लेग्स होंगे, एंड लॉन्ग बोन, जब लॉन्ग बोन्स है तो सोल्स और प्यूबिक बोन के बीच का जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, उसे कहते हैं यूनिकोइड बॉडी हैबिटस। और मतलब देखो मेल वाले फीचर्स कम हो जाएंगे, फेशियल एक्सिलरी हेयर कम हो जाएगा, हाई पिच्ड वॉइस होगी, गायनेकोमेस्टिया होगा, टेस्टिकुलर एट्रोफी होगी, IQ कम होगा, और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, AML का रिस्क बढ़ जाएगा। हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी उसकी डिसजेनेसिस होगी, तो इनहिबिन B कम हो जाएगा, तो FSH बढ़ जाएगा। लेडिक सेल का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन कम होगी, LH बढ़ जाएगा, तो एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है, हम टेस्टोस्टेरोन देंगे एट द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी, ताकि जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बन जाए। उसके बाद हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यूनिटी पे। तो मैकेनिज्म में काफ़ी सारे मैकेनिज्म हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि हिडन या फिर सिक्वेस्ट्रेटेड एंटीजन की कुछ सेल्फ एंटीजन क्लोज सिस्टम में होते हैं, और जब वो एक्सपोज हो जाएंगे इट विल लीड टू ऑटो इम्यूनिटी। जैसे कि जो आई का एंटीजन है, जो स्पर्म का एंटीजन है, ये नॉर्मल मतलब जो हमारा बॉडी का वो है पार्ट्स जहाँ पे बिल्कुल इजीली असेसेबल है, ये उधर नहीं होते। लेकिन अगर कभी कोई मतलब मान लो ऑप्टिक नर्व में कोई डैमेज हो जाए, या फिर कोई स्पर्म के रूट में कहीं पे डैमेज हो जाए, तो क्या होगा, इन ये है तो सेल्फ एंटीजन, लेकिन अब ये एक्सपोज हो गए तो ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी। फिर है फॉरबिडन क्लोन्स। फॉरबिडन क्लोन्स में क्या है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में कुछ सेल्स के क्लोन्स आर रिमूव्ड, अगर वो परसिस्ट कर जाते हैं या फिर बाद में डेवलप होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन, तो ऑटो इम्यूनिटी होगी। देन वी हैव पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन, जैसे कि कुछ स्टिमुलाई है, पैरासाइट्स है, ट्रिप्सिन है, मलेरियल पैरासाइट है, तो ये नॉन स्पेसिफिकली बी सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। फिर है एंटीजेनिक ऑल्टरेशन, तो इरेडिएशन है, कोई केमिकल एजेंट्स है, कोई ड्रग है, तो वो ऑटो इम्यूनिटी करवा सकते हैं, जैसे कि जो शिप ड्रग्स होती है वो SLE करवा देती है। फिर है क्रॉस रिएक्टिंग एंटीजन, तो जैसे अक्यूट रियूमेटिक फीवर में क्या आता है कि स्ट्रेप्टोकोकस के एम प्रोटीन के अगेंस्ट बनता है, क्या नाम है, एंटीबॉडी, लेकिन वो हार्ट के अगेंस्ट काम करती है, तो क्रॉस रिएक्शन हो जाता है। फिर है कि जब T हेल्पर सेल ओवर एक्टिव हो जाएंगे या फिर T सप्रेसर सेल रिड्यूस हो जाएगी उनकी एक्टिविटी, तो ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी। म्यूटेशन हो सकती है, एंड कोई भी डिफेक्ट इन ईडियोटाइप या फिर एंटी ईडियोटाइप नेटवर्क। फिर है केमिकल कार्सिनोजेनेसिस, हमने क्या पढ़ा था अभी, रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस, तो ये है हमारा केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है, मल्टी स्टेप है, एंड प्रोटो ऑन्कोजीन और एंटी ऑन्कोजीन की म्यूटेशन हो जाती है। 3 स्टेज होते हैं केमिकल कार्सिनोजेनेसिस के, इनिशिएशन, प्रोमोशन और प्रोग्रेशन। ये रेडिएशन वाले में भी थे, इसमें भी है। इनिशिएशन में क्या है कि जो इनिशिएटर हमारा कार्सिनोजन है उससे इंड्यूस होगा, परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज होगा, लेकिन ट्यूमर नहीं बनेगा अभी। प्रमोशन में क्या है, फिनोल है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, हॉर्मोन्स है, ये प्रमोट करेंगे। तो इनका जो चेंज होता है, जो ये चेंज को इंड्यूस करता है, वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन ये ट्यूमर बना सकते हैं। फिर अब प्रोग्रेशन में क्या है, अनस्टेबल क्रोमोसोम की कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या है कि जब प्रमोशन हो रहा था तो जेनेटिक इंस्टेबिलिटी हो रही थी, तो उसकी वजह से म्यूटेशन हो गई, तो ऐसे सेल्स बने जो कि मैलिग्नेंट कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट कर लेते हैं, तो कार्सिनोजेनेसिस हो जाती है। तो क्या थे, इनिशिएशन, प्रमोशन और प्रोग्रेशन। फिर पढ़ते हैं कि कार्सिनोजेंस कौन से होते हैं। एक होता है डायरेक्टली एक्टिंग, एक होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग।
डायरेक्टली एक्टिंग में आते हैं हमारे एल्काइलेटिंग एजेंट और एसाइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट में आते हैं हमारी एंटी कैंसर ड्रग, और एसाइलेटिंग में आता है एसिटाइल इमिडाजोल। फिर इनडायरेक्ट में आते हैं हमारे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक अमीन्स हो गए, नेचुरली अक्रिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि एफ्लाटॉक्सिन, एक्टिनोमाइसिन और मिसलेनियस में जैसे एस्बेस्टोस। तो ये सारा हो गया हमारा केमिकल कार्सिनोजेनेसिस। तो इसमें क्या है कि नॉर्मली कार्सिनोजेंस की डिटॉक्सिफिकेशन होकर वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। कई बार कार्सिनोजन टारगेट सेल पे जाके कुछ इंटरमीडिएट बनाते हैं, उनकी भी एक्सक्रीशन हो जाती है। लेकिन अगर नहीं होते तो वो डीएनए में, मतलब डीएनए उनका टारगेट मॉलिक्यूल है तो उसमें जाके डीएनए लीजन कर देंगे जो कि परमानेंट होता है। अब जब ये टारगेट मॉलिक्यूल पे एक्ट करते हैं तो या तो नॉर्मल सेल ही रहता है या फिर सेल डेथ हो जाती है। अगर कुछ नहीं होता तो फिर इस ऑल्टर्ड सेल की क्लोनल प्रोलिफरेशन होगी जिसे हम कहते हैं नियोप्लासिया। ठीक है, हम रेडिएशन कार्सिनोजेनेसिस में भी लिख सकते हैं, किसी भी कार्सिनोजेनेसिस में लिख सकते हैं वैसे तो। फिर हम आते हैं कॉजेज ऑफ इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस एंड G6PD डेफिशिएंसी की लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो हिमाट में कुछ भी आएगा ना, लेबोरेटरी डायग्नोसिस तो वो पूछेंगे। और अनीमिया की एक याद रख लो, लेबोरेटरी डायग्नोसिस मोस्टली पैनसाइटोपिनिया आता है, तो सब कुछ सेम कॉपी पेस्ट कर दो। कोज क्या आता है इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस का? इंट्रावेस्कुलर का मतलब है सर्कुलेशन में ही आरबीसी की लाइसिस हो रही है और उनका कंटेंट सीधा प्लाज्मा में रिलीज हो रहा है, तो प्लाज्मा हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और इट विल लीड टू माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलिटिक अनीमिया, ऑटो इम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, थर्मल इंजरी, मैकेनिकल ट्रोमा टू आरबीसी, PNH, G6PD डेफिशिएंसी या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। तो सारे केस के कोज। फिर लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या करेंगे? नॉर्मली अनीमिया नहीं होता, आरबीसी सर्वाइवल कम हो जाता है, हिमोलिटिक फेज में इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस है, हिमाटोक्रिट कम हो जाएगा, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में। हाँ, ये याद रख लो G6PD में क्या दिखता है? हाइंस बॉडी क्या होती है? सेल के बीच में डार्क इंक्लूजन हो जाएगी और बाइट सेल्स है और ब्लिस्टर सेल्स है। ठीक है, तो G6PD में क्या आता है? हाइंस, बाइट, ब्लिस्टर। डायग्नोसिस के लिए हम डायरेक्टली तो एंजाइम का लेवल ऐसे कर सकते हैं, इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं? मेथ हीमोग्लोबिन रिडक्शन टेस्ट, फ्लोरेसेंट स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर एस्कॉर्बिट साइनाइड स्क्रीनिंग टेस्ट। फिर ALL की लेबोरेटरी डायग्नोसिस, ये सेम ही है जो हमने पढ़ी इतनी। ALL तो पढ़ा ही ना, 2019 में आया था, तो 2017 वाला वही सेम है। ALL पढ़ा था हमने पास MPO वाला। फिर है हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ITP। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या आता है? ब्लड काउंट का डिक्रीज हो जाना, ठीक है, मतलब बिलो 1.5 लाख। कोजेस क्या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के? या तो प्लेटलेट प्रोड्यूस कम हो रहा है, या प्लेटलेट की डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रही है, या फिर स्प्लीन में ज़्यादा मर रहे हैं, या फिर डाइल्यूशन हो रही है। प्लेटलेट कम कब प्रोड्यूस होंगे? बोन मारो फेलियर में, अनीमिया में, ल्यूकेमिया में, और या फिर ड्रग्स की वजह से, या फिर इन्फेक्शन जैसे कि EBV या CMV। फिर है प्लेटलेट डिस्ट्रॉय ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? इसका ITP हो सकता है, TTP हो सकता है, DIC हो सकता है, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़। स्प्लीन में ज़्यादा क्यों मर रहा है? हाइपरस्प्लीनिज्म हो सकता है, या फिर स्प्लीन की में इंक्रीज पुलिंग। डाइल्यूशनल लॉस क्या है? मैसिव ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। डायग्नोसिस क्या है? और प्लेटलेट का साइज बढ़ जाएगा, प्लेटलेट का काउंट कम होगा, प्लेटलेट का लाइफ स्पैन कम होगा, तो प्लेटलेट के प्रीकर्सर बढ़ जाएंगे बोन मैरो में, तो मेगा कैरियोसाइट बढ़ जाएगी। मेगा कैरियोसाइट में अब ग्रान्यूल्स कम होंगे और वैक्यूल ज़्यादा होंगे, और एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडी दिखेगी हमें प्लेटलेट के सरफेस पे। ठीक है, फिर हमारा मल्टीपल माइलोमा में क्या हो रहा है? प्लाज्मा सेल की मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन है, तो जो मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबिन या फिर इम्यूनोग्लोबिन के फ्रेगमेंट की, मतलब मोनोक्लोनल ही एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है। तो मोस्टली एल्डरली में होता है, 70 साल की उम्र में पीक आती है। रिस्क फैक्टर इज रेडिएशन, मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमिन्ड सिग्निफिकेंस, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेस्टिसाइड।
हिस्ट्री क्या है। 70% लोगों, तो देखो 70 की पीक आती है और 70% लोगों में बोन पेन होगा, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होगी। क्योंकि जो मल्टीपल माइलोमा के सेल है ये बोन मैरो में इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, वहाँ पे जाके ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करेंगे और बोन को तोड़ देंगे। तो अनीमिया होगा, हाइपर कैल्सीमिया होगा, बोन टूट रही है तो कैल्शियम सारा बाहर जा रहा है, रीनल एबनॉर्मैलिटी भी होगी। पेशेंट्स आर प्रोन टू इन्फेक्शन, और मतलब क्योंकि जैसे IgG और IgA ये सारे मोनोक्लोनल है, एक ही चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, तो इन फैक्टर्स से हो जाएंगे और ये M प्रोटीन सीरम और यूरिन में बढ़ जाएंगे। ये लाइटिक लीजन्स है। डायग्नोसिस क्या है, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो एक M स्पाइक दिखेगी हमें। और फिर क्या है, मोस्ट एक्यूरेट इज बोन मैरो बायोप्सी, जिसमें कि मोनोक्लोनल सेल्स ज़्यादा दिखेंगे, CD138 पॉजिटिव। याद हो तो कर लेना वरना नहीं होगा वैसे तो। CBC में हमें रूले फॉर्मेशन दिखेगी और प्लाज्मा सेल दिखेंगे विद क्लोक फेस्ड क्रोमैटिन एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। ठीक है, ये प्लाज्मा सेल है तो क्लोक फेस्ड क्रोमैटिन और इंक्लूजन दिखेंगे, और बेंस जोन्स प्रोटीन दिखते हैं। और बस यही है कि टोटल प्रोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब प्रोटीन और एल्ब्यूमिन का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। M प्रोटीन मतलब मोस्टली M प्रोटीन स्पेसिफिक नहीं होता, तो हमें बाकी टेस्ट भी करने पड़ते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ओल्डर पेशेंट में हम मेल्फिलान और प्रेडनिसोन के स्टेरॉइड दे सकते हैं। फिर आता है फेगोसाइटोसिस पे। फेगोसाइटोसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन और एनगल्फमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल मटेरियल बाय सेल्स। जो फेगोसाइटोसिस करते हैं वो होता है फेगोसाइट। फेगोसाइट दो तरह के होते हैं, न्यूट्रोफिल जिसे कहते हैं PMNL, मोनोसाइट और मैक्रोफेज। 3 स्टेजेस है, सबसे पहले रिकग्निशन एंड अटैचमेंट, फिर एनगल्फमेंट, फिर किलिंग एंड डिग्रेडेशन। रिकग्निशन एंड अटैचमेंट में क्या होता है, ल्यूकोसाइट के ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि मैनोस रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर, जो कि बैक्टीरिया पे जो पैम्प और डैम्प होते हैं उसके साथ अटैच हो जाएंगे। फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑप्सोनिन से कोट करते हैं, जिसे ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। ऑप्सोनिन क्या आता है, IgG का FC पोर्शन, C3b या फिर लेक्टिन। अब ये जब अटैच हो गए, ऑप्सोनाइजेशन होगी, तो क्या होगा कि साइटोप्लाज्मिक सूडोपोर्स बनेंगे जो कि इसे एनगल्फ कर लेंगे और अंदर जाके वो फेगोसोम बना देंगे। फिर वो लाइसोसोम से फ्यूज़ करके फेगोलाइसोसोम बना देंगे। और अब क्या होगा कि 2 तरह से उसे मार सकता है, ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में ROS प्रोड्यूस करेंगे, या तो माइलो परऑक्सीडेज डिपेंडेंट हो सकता है या फिर MPO इंडिपेंडेंट। MPO इंडिपेंडेंट है तो H2O2 से मारते हैं, H2O2 से OH बनाते हैं, और अगर डिपेंडेंट है तो HOCl और H2O बनाते हैं। नॉन ऑक्सीडेटिव में लाइपेज, प्रोटीएस, मतलब जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो मार देते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलरली क्या होता है, ग्रैन्यूल्स रिलीज करते हैं और वो ग्रैन्यूल्स उन्हें मार देते हैं। इम्यून मीडिएटेड लाइसिस भी होती है इनकी। फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग। कॉम्प्लिकेशंस में क्या आता है, सबसे पहले हेमरेज हो सकती है बाहर या अंदर, फिर इन्फेक्शन हो सकता है, और जैसे बैक्टीरिया है तो वो वुंड हीलिंग को डिले भी करेगा और इन्फेक्शन भी कर सकता है। स्कार फॉर्म, अगर ग्रैन्युलेशन टिश्यू इनएडिक्वेट था तो स्कार कैन बी डेफिशिएंट। और फिर है कि अगर वुंड मतलब कफिंग है, वॉमिटिंग है, तो जो वुंड की लेयर्स है वो सेपरेट हो जाएंगी, तो डेहिसेंस हो सकता है, मतलब इम्प्लांटेशन सिस्ट बन सकती है उधर, एपिथेलियल सेल्स बन सकते हैं, पिगमेंटेशन हो सकती है हीमोसिड्रीन की वजह से, और फिस्टुला बन सकता है, हाइपरट्रोफिड स्कार बन सकता है, और क्लियोइड क्या आता है, क्लो लाइक, मतलब कोलाजन आ जाएगा तो एक क्लियोइड बन जाएगा, क्लो लाइक सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्चर बन सकता है, एंड नियोप्लाजिया हो सकता है कि स्कार फॉर्मेशन के साइड पे और कार्सिनोमा बन सकता है। फिर हम आते हैं ट्यूमर मार्कर पे। सो ट्यूमर मार्कर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ट्यूमर मार्कर हमने पढ़ तो लिया, ट्यूमर मार्कर ये भी रिपीटेड है। फिर अक्यूट रेडिएशन इंजरी भी रिपीटेड है।
देन वी कम टू ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन दो तरह के होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल और नॉन इम्यूनोलॉजिकल। इम्यून मीडिएटेड में आता है हमारा हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये क्या आता है कि एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है। तो एबीओ के जो आइसो ए ग्लूटिनिन्स है वो रिस्पॉन्सिबल है, सीवियर इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होती है, और आरएच एंटीबॉडीज़ भी इन्वॉल्व हो सकती है। और उसमें यही है कि डीलेड रिएक्शन होता है 1 से 4 हफ्ते बाद, वो लेस सीवियर होता है। इस हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अलावा एलर्जी हो सकती है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज़ हो सकता है, एनाफाइलेक्सिस हो सकती है, ट्राली हो सकते हैं। ट्राली क्या होता है, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी, कि अगर HLA एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, वो WBC से अटैच करके मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगी जो वैस्कुलर परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, तो पल्मोनरी इडीमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। नॉन इम्यून मीडिएटेड है, जब मैसिव ट्रांसफ्यूजन हो तो कोएगुलेशन फैक्टर की डाइल्यूशन हो जाएगी, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो तो हो सकता है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गए तो हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म, ट्रांसफ्यूजन हीमोसिडलिसिस हो सकता है। लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? लैब डायग्नोसिस हम LDH बढ़ा हुआ होगा, हेप्टोग्लोबुलिन विल बी डिक्रीज्ड और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन लेवल विल बी इंक्रीज्ड, या फिर कूम्स टेस्ट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम सीरम IgA को मेजर कर सकते हैं, मास्ट सेल ट्रिप्टेस टेस्ट कर सकते हैं, पता चल जाएगा मास्ट सेल एक्टिवेट हुआ था या नहीं। और ये था हमारा अक्यूट का। डिलेड में वही LDH, बिलिरुबिन, हेप्टोग्लोबुलिन डिक्रीज होगा, रेटिकुलोसाइटोसिस होगा। क्योंकि RBC कम है तो रेटिकुलोसाइट बढ़ेंगे, तो रेटिकुलोसाइटोसिस होगा, और डायरेक्ट कूम टेस्ट विल बी पॉजिटिव, PT टाइम एलिवेट हो सकता है। तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इमीडिएट हो सकता है, डिलेड हो सकता है। इमीडिएट में दोनों में इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, नॉन इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है। इमीडिएट इम्यूनोलॉजिकल में तो ये जैसे हमने इतने सारे पढ़े थे, हीमोलिटिक, ट्राली वगैरह, वो हो सकते हैं। नॉन इम्यूनोलॉजिकल में ये कितने थे, मैसिव ट्रांसफ्यूजन, सर्कुलेटरी ओवरलोड, इन्फेक्शन वगैरह। और डिलेड में इट कैन बी हीमोलिटिक, और नॉन इम्यूनोलॉजिकल में आयरन ओवरलोड या फिर डिजीज ट्रांसमिशन। फिर हम आते हैं APTT पे। APTT में क्या है, APTT उसका करता है इंट्रिंसिक पाथवे का। हाँ, तो APTT में हम क्या करते हैं, हम काउलिन डालेंगे। काउलिन में क्या होता है, कैल्शियम होता है, हम इसमें वो भी डाल देते हैं सिलिका के पार्टिकल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, कांटेक्ट डैमेज होगा, तो इंट्रिंसिक पाथवे विल बी स्टिमुलेटेड। और फॉस्फोलिपिड भी डाल देते हैं जो कि एक्टिवेटर होता है, तो इसे हम कहते हैं काउलिन क्लोटिंग टाइम भी कहते हैं, और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम विद काउलिन भी कहते हैं। तो इंट्रिंसिक और कॉमन की इंटीग्रिटी का बताता है। हिपैरिन थेरेपी की असेसमेंट के लिए करते हैं, और बस यही है। टिश्यू फैक्टर 3 नहीं डालते क्योंकि हमें एक्सट्रिंसिक का नहीं पता करना। नॉर्मल वैल्यू क्या आती है, 30 to 40 सेकेंड्स। बढ़ेगा किस में, इंट्रिंसिक की किसी भी बीमारी में, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी में, हीमोफीलिया में, हेपारिन थेरेपी में, DIC में, विटामिन K की डेफिशिएंसी में, लिवर डिसीज़ में। फिर हीमोलिटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न, इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस भी कहते हैं, ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होता है। और इसमें तो देखो हमें पता ही है कि एंटीबॉडीज़ है, तो ये क्या आता है, जब पहला बच्चा होगा तो अगर वो RH पॉजिटिव है तो उसकी एंटीबॉडीज़ मतलब कांटेक्ट में आएगी मदर ब्लड की, तो उस टाइम पे शुरू में IgA बनेगी, तो वो क्रॉस नहीं कर सकता, तो इसलिए फर्स्ट बेबी को कोई नुकसान नहीं होता। तो जब सेकंड डिलीवरी होगी तो IgG बन जाती है, तो IgG अब क्रॉस कर जाएगी एंड वो बेबी के साथ, मतलब बेबी के एंटीजन के साथ रिएक्ट करेगी और हीमोलिटिक डिसीज़ करवाएगी। दो फॉर्म्स है, RH इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है, ABO इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी सीवियर,
तो ये वही है कि पहले सेंसिटाइजेशन होगी। ABO वाली ज़्यादा कॉमन है एंड लेस सीवियर होती है। इसमें कूम्स टेस्ट नेगेटिव होता है क्योंकि कूम्स RH वाली को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, पैथोजेनेसिस यही है, हो गया। अनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होगी, पोस्ट नेटल भी अनीमिया, इडीमा, पेलर, कर्निक टेरस होगा क्योंकि जॉन्डिस हो रहा है, ब्लड ब्रेन बैरियर इज परमिएबल, तो कर्निक टेरस हो जाएगा। कोड ब्लड में रेटिकुलोसाइटोसिस होगी, इंक्रीज सीरम बिलीरुबिन होगा, पॉजिटिव कूम टेस्ट होगा। मदर्स ब्लड में RH जो D है वो नेगेटिव होगा, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट पॉजिटिव होगा मदर ब्लड में। मैनेजमेंट क्या है, मैटरनल में हम इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, प्लाज्मा एक्सचेंज करवाते हैं, इन्फेंट में भी ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे, और फोटोथेरेपी फॉर जॉन्डिस। प्रिवेंशन क्या है कि पहले से इम्यूनोग्लोबिन दे देना। तो हमारा 2017 का तो इंक्वायरी करता है 2016 में, तो एनीमिया वाला हो गया हमारा। थैलेसीमिया हमने कर ही लिया था। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आयरन की डेफिशिएंसी है। बीटा थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है। बीटा थैलेसीमिया का एनीमिया इज माइल्ड, आयरन वाला इज मॉडरेट। आयरन डेफिशिएंसी में RBC इज डिक्रीज्ड, बीटा थैलेसीमिया में RBC इज इंक्रीज्ड। आयरन डेफिशिएंसी इज एक्वायर्ड, बीटा इज जेनेटिक। एंड सीरम आयरन एंड फेरिटिन डिक्रीज होता है आयरन में, और बीटा थैलेसीमिया में नॉर्मल होता है। ठीक है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी आयरन डेफिशिएंसी में इंक्रीज हो जाएगी। एपोप्टोसिस है, नेक्रोसिस है। एपोप्टोसिस क्या होती है, प्रोग्राम। नेक्रोसिस प्रोग्राम नहीं होती। तो नेक्रोसिस टॉक्सिन हाइपोक्सिया की वजह से हो सकती है। एपोप्टोसिस कैन बी पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। एपोप्टोसिस में सेल मेम्ब्रेन में कुछ मतलब सेल टूटता नहीं है, रप्चर नहीं होता, तो इसलिए साइड में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होती, और लाइसोसोम इंटेक्ट रहता है। श्रिंक हो जाता है सेल, ब्लेब फॉर्मेशन होती है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन होती है, एपोप्टोटिक बॉडी बन जाती है। एंड मैकेनिज्म इज जेनेटिकली कोऑर्डिनेटेड। नेक्रोसिस में क्या है, डेथ हो जाती है एडजेसेंट सेल की, तो इन्फ्लेमेशन होगी, लाइसोसोम रप्चर हो जाएगा, ATP डिप्लीशन होगी। तो बस मरासमस क्वाशियोरकर ये करते हैं। क्वाशियोरकर बड़ा मतलब मरासमस में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों की डेफिशिएंसी है। क्वाशियोरकर में सिर्फ प्रोटीन की है, या प्रोटीन की ज़्यादा है कार्बोहाइड्रेट से। और मरासमस का अर्ली ऑनसेट होता है। मरासमस कब होता है, जब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड दिया हो। क्वाशियोरकर कब होता है, जब अर्ली एज में वीनिंग हो गई हो। मरासमस में सीरम प्रोटीन में भी नॉर्मल, और क्वाशियोरकर में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। मरासमस में मेंटल रिटार्डेशन इज़ मोर सीवियर, और क्वाशियोरकर में इडीमा ज़्यादा होता है। क्वाशियोरकर में हेपाटोमेगाली भी होती है, और क्वाशियोरकर में हेयर लॉस होगा, हेयर कलर का लॉस होगा, और मरासमस में रिंकल स्किन होगी, ड्राई स्किन होगी, और लिम्फोइड एट्रोफी क्वाशियोरकर में ज़्यादा होती है। फिर ब्लीडिंग ड्यू टू प्लेटलेट डिफेक्ट या कोएगुलेशन डिफेक्ट। प्लेटलेट डिफेक्ट में क्या है, सुपरफिशियल से होगी, और हीमार्थ्रोसिस मतलब छोटे छोटे जो पर्प्यूरा है, पेटिके है, ये प्लेटलेट में होगा। हीमार्थ्रोसिस, हेमाटोमा ये कोएगुलेशन में होगा। पैथोजेनेसिस ऑफ कार्डियक इडीमा, रीनल इडीमा का जैसे हमने देखा था वैसे ही कार्डियक इडीमा का है, बस इसमें क्या है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें भी RAS एक्टिवेट होगा, और सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ेगा, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर आते हैं फ्री रेडिकल इंजरी में। हाँ चलो, फ्री रेडिकल इंजरी में क्या है कि फ्री रेडिकल्स क्या आते हैं, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके आउटर ऑर्बिट में, तो दे आर रिएक्टिव ऑक्सीजन या नाइट्रोजन स्पीशीज हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं। किधर क्या, अभी करना है क्या, इसके बाद भी या बाद में करना है, बहुत बड़ा ये वाला पेपर भी बाद में करें। ठीक है, बाद में करते। 3 कर लिए ना हमने, हाँ 3 हो गए, 2019, 18 और 17 के। अब घुस नहीं रहा दिमाग में। ठीक है, बाद में करते हैं।